जो औरत नंगी है। राम लाल। मैं समझा ऐसी औरत मुझे हर कहीं मिलेगी, सारे यूपी में। रोज पान चबाने से दांत कितने गंदे हो जाते हैं, देखते ही घिन आने लगती और मैं नफरत से मुंह फेर लेता। भद्दे खद्दो खाल, खिचड़ी बाल और माथा और मांग इतनी सुर्ख जैसे सुर्खी यहीं से जन्म लेती है। बेशतर औरतें बदन पर सिर्फ एक धोती लपेटे थीं, सिर्फ एक धोती जिससे मर्द भी अपना जिस्म ढांपना आर समझे, और औरतें ऐसी एक धोती से जिस्म को छुपाए इधर से उधर और उधर से उधर घूम रही थी। उठते बैठते इस नाकाफी लिबास में उनके ढीले लंबे और भद्दे पिस्तान निकल निकल कर बाहर आ पड़ते थे, और वो मर्दों के सामने किसी तरह की झिझक के बगैर उन्हें धोती के अंदर डाल देती थी। क्या औरत को इतनी नंगी होना चाहिए? मुझे शक था कि ऐसी औरतें इतनी गरीब भी हो सकती हैं कि पिस्तान ढांपने के लिए मामूली सी अंगिया या चोली भी न खरीद सकती हों। नहीं, वो गरीब नहीं थी। ये एक आदत सी पड़ चुकी थी, रिवाज सा हो गया था। सादगी सुकड़ते सुकड़ते इंसान को नंगा किए जा रही थी, हैरतनाक तौर पर नंगा। और यहाँ के मर्द उनकी उरियानी से ज़रा मुतासिर मालूम न होते थे। औरत के अचानक नंगी हो जाने या नंगी होकर फिरने से उनकी आंखें ज़रा भी चमकती न थीं। वो निगाह तक उठाकर न देखते थे, जैसे ये औरत औरत न थी, जानवर थी, हैवान थी। क्या वो खुद हैवान न थे? औरत की उरियानी को अपनी उरियानी न समझते थे, हिंदुस्तान की उरियानी न समझते थे, और सारे संसार की उरियानी न समझते थे। यहाँ ऐसी औरतें भी थीं जो सर के बालों में इतना नारियल का तेल डालती थीं कि पास से गुजरते ही घिन आने लगती। उनके बाल चमकीले और लंबे थे। वो नंगे सर चलती थीं, और सर झुकाकर नहीं, पूरी बेबाकी से सर उठाकर चलती थीं। बालों में फूल गूंथती थीं और माथे और मांग का सिंदूर वो भी कसरत से इस्तेमाल करती थीं। मंदिरों के अंदर और रास्ते पर ऐसी औरतों का जमघट लगा रहता था। सुबह से शाम तक ये औरतें खत्म न होती थीं। यूं मालूम होता था जैसे उनका एक समुंदर उमड़ता चला आता हो, और जैसे यहाँ औरत सिर्फ मंदिरों में आकर मूर्तियों के आगे माथे रगड़ने के लिए ही पैदा हुई है। यही उसकी जिंदगी है, और यही जिंदगी का माहसल। गंगा के घाट पर किसी कदर शांति होती थी। शहर की गलियों का सा शोर यहाँ ना होता था। यहाँ भी औरतें वही थीं, पाँव से नंगी और धोतियां लपेटे हुए। सीढ़ियों पर इतनी तेजी से चढ़ती उतरती और पास से गुजर जाती थीं जैसे वक्त की बहुत सी कड़ियां एक साथ सरक सरक गई हों। बेशतर लोग तफरीह की गरज से भी आते थे। राग और कथा कहने वाले पंडितों से ज़रा परे हटकर हद दर्जा सुकून और फरहत मिलती, और जी चाहता कि अगर यहीं कहीं रहने को कोई मकान मिल जाए तो बस यहीं पड़ रहूं। दफ्तर के एक बाबू ने हमदर्दी और इमदाद की और अपने मोहल्ले में एक मुख्तसर सा मकान ढूंढ दिया, और जब मैंने नए मकान के अंदर दाखिल होते ही तमाम खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए और अपने को घूर घूर कर देखने वालों को मैंने भी घूर घूर कर देखा, तो मालूम हुआ कि ये जो रंग बिरंगे लहंगों, चोलियों और धोतियों में छुपी हुई सांवली सलोनी सूरतें फिरती हैं, मुझे मायूस न करेंगी। कुदरत का हसीन ख्याल यहाँ भी मेरा दिल बहलाएगा। मैंने देखा कि वो शर्मा जाती थीं और पीछे हट जाती थीं। हमारा लिबास तो अजीब था ही, और जो मुख्तसर सा सामान एक ही मजदूर के सर पर लदवा कर उनकी घूमती हुई गलियों में से घुमा कर ले आया, तो उनकी निगाहों में हमदर्दी झलकती थी। एक साहब सफ़ेद धोती और हल्के सियाह रंग का घुटनों तक लंबा कुर्ता और उसी रंग की गांधी टोपी हाथ में मरोड़ते हुए आए, तो मैंने मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल किया। वो कहने लगे, जो कुछ चाहिए बेझिझक कह दीजिए, आपकी ज़रूरियात तो बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि आप एक ऐसे इलाके से आए हैं जहाँ के लोग यहाँ के लोगों की निस्बत ज़िंदगी का मेयार बुलंद रखते थे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर फौरी ज़रूरत पूरी करूँ, और अपनी श्रीमती जी से कहिए कि इन औरतों से मिलने जुलने की कोशिश करें। यहाँ के लोग बहुत सादा दिल होते हैं। ये गम और गुस्से के बजाय प्यार के ज़्यादा लोभी हैं। इनसे मेल जोल रखेंगी तो चंद दिन में अपने पंजाब को भूल जाएंगी। वो कोने में खामोश और उदास बैठी हुई मेरी बीवी की तरफ देखकर हंसा, और सामने खिड़की में से झांकने वाली औरत भी हंसने लगी। वो बोला, क्या चाहिए? मैंने कहा, थोड़ी सी पिसी हुई गंदुम हमारे पास है, कृपा करके नज़दीक की कोई दुकान बता दीजिए जहाँ से मैं लकड़ी और कोयला ले आऊँ ताकि खाना पकाया जा सके। उसने कहा, ऐसा ना होगा, लकड़ी कल आएगी, यह आटा रखा रहने दीजिए, और बाहर निकलकर जोर से पुकारा, राधा, अरे ओ राधा। कहाँ है बाबूजी? एक पतली और सुरीली आवाज़ सुनाई दी। वो बोले, सुनो बेटा, आपनू आदमी का खाना हमरे यहाँ बनी, और अभी ही बनी।
ये पंजाब से आइल बाटन ना। मैंने कहा, ऐसी तकलीफ की क्या ज़रूरत है? वाह साहब, आप इसे तकलीफ कहते हैं? और फरमाइए, क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं तशक्कुर के जज्बात में घिर कर खामोश हो गया। वो राधा को चंद ज़रूरी हिदायत करते हुए चले गए और मैं कमरे से बाहर निकलकर सहन में आ बैठा। बीवी बोली, इन लोगों की आपस की बातें कैसी हैं? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी। ये नया देश है और नए देश में नई नई बातें हुआ करती हैं। वो बोली, शायद बेबी को बुखार हो गया है। मैंने उसकी गोद में सोई हुई बच्ची को छुआ और कहा, सोई हुई है ना, इसलिए बदन गर्म महसूस होता है। वो उसकी कनपटी पर से बाल हटाकर प्यार करने लगी। कुछ दिन गुजर गए और यूं महसूस होने लगा जैसे यहाँ मुद्दत से हों। अपनी गली के तमाम लोग जान गए थे। मिलते तो मुस्कुराकर हाथ जोड़ देते, हाल पूछते और माजी की याद दिलाकर मुझे बेकरार कर देते थे। जब तक मैं घर के बाहर रहता, बीवी के पास कितनी ही औरतें और लड़कियां आती थीं। एक दिन मैंने पूछा, अब तो इनकी बातें समझ में आ जाती होंगी? बोली, नहीं, हाँ, अपनी बातें कुछ तो इशारों से समझाती हूँ और कुछ अपनी ज़बान में। बाकी वो खुद समझने की कोशिश करती हैं और कई तरह की हरकतें करती हैं। जी लगा रहता है। सामने मकान में जो शंकरी रहती है ना। शंकरी? हाँ, एक लड़की है। अक्सर खिड़की में आ बैठती है। आप कभी कभी गुनगुनाते हैं तो वो बहुत चाह और गौर से सुनती है। क्यों? वो कहती है कि आपको उनके देश के गीत कैसे आते हैं। वो आपको यहाँ की हर बात के लिए अजनबी समझती है। अजनबी समझती है? लेकिन इनके गीत मेरे लिए अजनबी नहीं है। और जब गीत अजनबी नहीं, तब वो भी मेरे लिए अजनबी नहीं है। इन गीतों के जानते हुए मैं अजनबी नहीं रह सकता। इससे कहना, मैं इसी देश का हूँ। इसी देश की लाज रखने के लिए मैंने अपना सब कुछ लुटाया। अब मैं इससे बहुत दूर नहीं जा सकता। वो हंसती थी कि आपकी ज़बान से उनके गीत कितने प्यारे मालूम होते थे। अच्छा, वो हंसती थी? मैंने हंसते हुए पूछा। क्यों, आपको उसके हंसने पर एतराज़ है? नहीं, मैंने उसकी हंसी की तह में उसके जज्बात को महसूस करने की कोशिश की है। बेचारी बेवा है। उसके जज्बात हंसने के थोड़ी ही हैं। बेवा है? हाँ, बियाह के पहले ही साल बाप के घर आ बैठी, फिर वापस जाना नसीब न हुआ। कल जब मैं बाहर निकला तो वो सब्ज रंग की चोली पहने, बसंती रंग की धोती बांधे खिड़की के पास आ गई और यूं झांका और चौंक कर पीछे हटी कि मेरी निगाहों के सामने जैसे बिजली कौंध गई हो। हाथों की चूड़ियां एक बार गुनगुना कर चुप हो गईं, जैसे गाने वाले का गाते गाते अचानक गला घोंट दिया गया हो और गीत अधूरे रह गए हों, दरमियान में टूट गए हों। खिड़की के सामने से गुजरते हुए मैंने अंदर घूर कर देखा। वो ताक की ओट में सहमी हुई खड़ी थी, जैसे उससे कोई बड़ी गलती हो गई हो। चंद दिन और गुजर गए। एक शाम जब अंधेरी गलियों के दोनों तरफ ऊंचे मकानों की चोटियां सुनहरी धूप से चमक रही थीं और दफ्तर के बाबू जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते घरों को वापस आ रहे थे और दूध वाले ग्वाले बाल्टियां साइकिलों के आगे पीछे लटकाए और ऊंची नीची नालियों पर लड़खड़ाते हुए गलियों के चक्कर के साथ साथ घूम रहे थे, और हमारी गली का दूबे जी अपनी रोज की ऊंची करख्त आवाज में अपने मकान की आखिरी मंजिल में से राम नाम चिल्ला रहा था, तो गली के मोड़ पर अचानक मेरे पड़ोसी भैरव प्रसाद मिल गए। देखते ही चिल्लाए, आहा, आप हैं? कहिए, जी लग गया। करीब आए तो मालूम हुआ कि शराब पिए हुए हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, कुछ अजनबियत तो कम हो गई है। सरगोशी में बोले, कुछ देखा भी है यहाँ? मैंने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं देखा। नहीं, सच कहते हो? हैरानी से मैंने सर हिलाया। वो बोला, औरत भी नहीं देखी? कैसी औरत? मैं औरत के मुतालिक सोचने लगा। वो बोला, वाह, तुम कैसे बाबू हो। वहाँ तुम्हारी तरफ औरतें तो होंगी, लेकिन यहाँ की औरत भी देखनी चाहिए। वो हंसते हुए एक तरफ खींच कर ले चला। आओ, आज तुम्हें एक औरत दिखाऊं, देखोगे? चंद गलियां घूमकर एक तंग से मकान में ले गया। अंदर सहन में जाकर गंगा को पुकारा और गंगा एक कमरे में से निकलकर हंसने लगा। आ गए बाबूजी? हाँ भाई, लेकिन ये अंधेरा क्यों कर रखा है? आप अंदर चलिए, मैं दिया जलाता हूँ। वो बाजू उठाकर बगल खुजाते हुए दिया तलाश करने लगा। अंधेरे कमरे में दाखिल होते ही चूड़ियां गुनगुनाई और भैरव उधर चला गया। हल्की सी हंसी सुनाई दी। रोशनी आई तो सब कुछ रोशन हो गया। कोने में एक खाट पर मेरी तरफ पीठ किए और सब्ज रंग की चोली पहने एक औरत रोशनी से बचने के लिए सिमटी जा रही थी। भैरव बोला, यहाँ आइए। मैंने कहा, ये तो शंकरी है। तुम शंकरी को जानते हो? सिर्फ नाम सुना हुआ है। नाम सुना है तो तब जरूर जानते होगे। इसका मतलब है तुमने झूठ कहा कि तुमने यहाँ आकर कुछ नहीं देखा।
जिसने शंकरी देख ली उसने सब कुछ देख लिया। लेकिन ये शंकरी नहीं है, ये मिस नसीम है। मैंने करीब आकर घूर कर देखा और हैरान होकर पूछा, मिस नसीम? जी हाँ, मिस नसीम, फिल्म स्टार। मैं और नसीम दोनों हंसने लगे। भैरव नसीम के पास बैठ गया। उसका चेहरा रोशनी की तरफ घुमाते हुए बोला, सच बोलिएगा, मिस नसीम से भी बढ़कर है या नहीं? उसकी नसीम ने पान की पीक नीचे फर्श पर बिखेर दी और फफूंदी लगे दांतों का हंसकर मुजाहरा करने लगी। मैंने कहा, इसका नाम नसीम न रखो तो क्या कहूँ इसे? इसे गुले नसीम कहा करो। भैरव ने हंसते हुए नसीम को टहोका दिया। बोला, देखो, कद्रदानी इसका नाम है। ये तुम्हें गुले नसीम बना रहे हैं और तुम इन्हें उठकर नशिस्त भी नहीं पेश कर सकती। वाह, तुम भी कैसी हो। वो जैसे शर्मिंदा होकर उठ पड़ी और बोली, तशरीफ रखिए। मैंने कहा, शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ। भैरव चौंक कर बोला, अरे काहे को? मैं फिर किसी दिन हाजिर हो जाऊंगा, एक ज़रूरी काम से जाना है। अरे वाह, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम याद आ गया? अभी याद नहीं आया, पहले भी वहीं जा रहा था, रास्ते में आप मिल गए और इधर घसीट लाए। देखो भैया, नाराज तो नहीं हो ना? नहीं साहब, नाराज़ी किस बात की? तो गंगा, इन्हें छोड़ाओ। वो वहीं लेट गया। बाहर निकलते ही भैरव के गाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे राग और रंग घुल मिल गए हों। गलियां छोड़कर मैं बाजार में आ गया। प्रांत सरकार की पब्लिसिटी की लॉरी के लाउड स्पीकर से अमन कायम करो, फिरका वाराना भूत से लड़ो के नारे बुलंद हुए जा रहे थे और लोग जो लॉरी के आ जाने से एक तरफ हट गए थे, लॉरी गुजर जाने के बाद सड़क पर फिर से यूं फैल रहे थे जैसे घटिया किस्म के कागज़ पर लिखते सियाही बिखर जाए। मैंने फुटपाथ से उतरकर सड़क के पार जाते हुए सोचा, सुकड़ कर खड़ा रहना ठीक नहीं, कहीं जाना चाहिए। भैरव प्रसाद से मिलने से पहले अपने मोहल्ले में रहने वाले एक प्रोफेसर के यहाँ जा रहा था। कल आर्ट लाइब्रेरी के बाहर बस स्टैंड के पास अचानक ही उनसे मुलाकात हो गई। आधे घंटे से हम बस के इंतज़ार में खड़े थे और जब इंतज़ार से उकताकर हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो वो मेरे करीब आ खड़े हुए। बोले, मालूम होता है आप पंजाब से आए हैं। मैंने कहा, जी हाँ। फिर से ज़िंदगी में दिलचस्पी पैदा हो गई है या अभी कुछ तकलीफ़ है? इस इस्तफसार पर मैंने कहा, आप लोगों की इनायत से कुछ अपना मालूम हो रहा है। नहीं, यूं ना कहिए। हमारी तरफ से जैसी भी अदना सी खिदमत हो सके उसे अपना हक तसव्वुर कीजिएगा। शुक्रिया। लीजिए, बस भी आ गई। बस ने हमें एक जगह उतारा और वो मेरे साथ साथ मुड़ते हुए बोले, क्या आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी हाँ, सामने जो बाजार है उसकी चंद गलियां घूम कर मैं अपने मकान पर पहुंच जाता हूँ। वो हंसते हुए बोले, और इसी बाजार के सिरे पर पहुंचकर मेरा मकान आ जाता है। ये लीजिए मेरा एड्रेस कार्ड। जब भी फुर्सत मिले मेरे यहाँ ज़रूर आइए। जय हिंद। कार्ड पर लिखे हुए सीसी वास्तव को दोहराते हुए एक मकान के सामने मैं जा खड़ा हुआ, जहाँ दीवार पर लटके हुए बोर्ड के साथ कॉल बेल लगी हुई थी। घंटी बजते ही ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़की से एक नौकर झांक कर बोला, नीचे बगल के कमरे में तशरीफ़ रखिए, प्रोफेसर साहब आते हैं। चिक उठाकर मैं अंदर चला गया। सोफे पर बैठी हुई एक पतली सी लड़की के फौरन दोनों हाथ जुड़ गए। उसके अंदर मुझे पहली निगाह में शंकरी नजर आई और दूसरे सोफे पर बैठते हुए मैं सोचने लगा, जहाँ जाता हूँ शंकरी ही नजर आती है, न जाने क्या बात है। कुछ देर की खामोशी के बाद शंकरी आप बोल पड़ी, प्रोफेसर साहब चाय पी रहे होंगे। अभी आए होंगे ना? मैंने कहा। जी हाँ, हर रोज़ इसी वक्त आते हैं। आप उनके पास पढ़ती हैं? जी हाँ, कुछ तालीम पाई है। और वो मेरी मुसलसल घूरती हुई निगाहों से बचने के लिए बाहर दरवाजे की तरफ देखती हुई बोली, और अब अपने आप को इस काबिल समझती हूँ कि किसी इम्तिहान में बैठूं। तो आपने प्राइवेट तालीम पाई है? उसने सर हिला दिया। दीवार पर लगी हुई तस्वीर में गांधी जी को सोचता देखकर मैं भी कुछ सोच में पड़ गया। वो बोली, आप हमारे मकान के सामने रहते हैं ना? उसके सवाल पर मुझे हंसी आ गई। वो इस बात के सिवा और कोई बात बना ही न सकती थी। माहौल अच्छा हो तो अजनबियत को न रहने देना चाहिए। दिल ने कहा, अच्छी बात है, और उसकी तरफ देखा। वो मेरी हंसी से मुतासिर मालूम होती थी और जैसे मेरे अचानक हंस पड़ने से उसे अपनी किसी गलती का एहसास हो रहा हो। मैंने जल्दी से कहा, आप शायद पत्थरों वाले मकान में रहती हैं। मेरा मतलब है जो सफ़ेद संगे मरमर के दरवाजे वाला मकान है। मेरे मुंह से पत्थरों का जिक्र उसे शायद ज़रा सख्त महसूस हुआ। मुस्कुरा कर बोली, इस पत्थरों वाले मकान में थोड़ी सी जगह खाली की जा सकती है। जिस दिन आप हमारे सामने के मकान में आ गए तो उसी दिन पिताजी कह रहे थे कि पंजाब से आए हुए लोग अगर पूछने आए तो उन्हें नीचे का मकान खोल दिया जाए।
मुझे यहाँ आकर महसूस हुआ है जैसे पाकिस्तान में हमने सब कुछ खोकर कुछ नहीं खोया। मोहब्बत भरे दिल हमें यहाँ मिलते हैं तो ऐसी हालत में जज्बात से दिल भर आता है। और ये हकीकत है कि इस वक्त शुक्रिया अदा करने को अल्फाज नहीं मिलते। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो आप लोगों का हक है। क्या हक है? मेरे जहन में लफ्ज़ हक पलटियाँ खा खा गया कि ये हक कैसे पैदा हो गया। मैं यूपी के उस सिरे पर तो न था जो पूर्वी पंजाब के साथ मिलता है। वहाँ लोग शरणार्थी कहलाए जाने के बावजूद सड़कों और बाज़ारों के एक तरफ पड़े हुए हैं। वहीं खाते और पीते हैं, वहीं जागते और सोते हैं, और वहीं पैदा होते और मरते हैं। कहिए, क्या सोच रहे हैं? मैं जब सोचता हूँ तो भूल जाता हूँ कि गिरदो पेश क्या है। और जब ये सोचना पड़ जाए कि खाना क्या हो और रहना क्यों कर हो, तो जहन में थोड़ी सी गर्मी पैदा हो जाती है। जिंदा रहने की तमाम जिम्मेदारी जिंदा रहने वाले इंसान पर है। लेकिन जब इंसान और इंसानियत के हुकूक का सवाल आ जाता है तो ख्यालात में थोड़ी सी जिद्दोजहद पैदा हो जाती है। यही जिद्दोजहद इंसान के दिमाग से निकलकर बाहर दुनिया में आ गई है। जिद्दोजहद इंसान की ज़िंदगी है। यह जिद्दोजहद ख़त्म हो जाए तो इंसान ख़त्म हो जाता है। इंसान ना रहे तो जिद्दोजहद नहीं रहती। मैं क्या सोच रहा था, मैं काउच के कोने में सुकड़ी हुई एक पतली और कमज़ोर सी लड़की को किस तरह बताता कि इंसान की सोचें क्या हैं और उन सब का हल क्या है। एक मुकम्मल और कामयाब हल, लेकिन वो खुद एक हल की तलबगार थी। इस उम्र में बेवा थी, इस घर में बेवा थी, जो अभी तक बेवा की शादी को पाप समझता था। इस दौर में पहुंचकर भी जहां हजारों की तादाद में बेवा औरतों का इजाफा हो गया था, कुछ लोग ऐसे थे जो बेवा की शादी को पाप तस्वुर करते थे। मैं उसकी मासूमियत के आगे अपनी निगाहों को सजदा रेस करते हुए बोला, आप लोग अगर इसी तरह हमें हक देते चले गए तब तो हमारी जिद्दोजहद कमज़ोर पड़ जाएगी। मैं समझी नहीं। हमें सिर्फ जिंदा रहने का मौका दीजिए। हमारे हुकूक हमारी जिद्दोजहद ने छीने हैं और जिद्दोजहद ही से वापस लेंगे। आप सिर्फ जिंदाबाद कहिए। उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। बोली, मैं एक कमज़ोर सी लड़की हूँ, लेकिन आपके बुलंद हौसले देखकर मैं भी अपने कमज़ोर बाजुओं में ज़िंदगी महसूस करने लगी हूँ। मुझे पंजाबी होने पर फ़ख्र है और बहुत कम ऐसे पंजाबी होंगे जो मौजूदा तबाही के बायस कांग्रेस को गालियाँ देते होंगे। वरना बेशतर लोग जो सड़कों और मैदानों में पड़े हुए हैं वो वहीं मेहनत और मजदूरी करके अपनी जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमें मुफ्त की रोटियां और कैंपों की ज़िंदगी दी जाए। यह हमारी इमदाद नहीं, हमारे साथ बेइंसाफ़ी है, दुश्मनी है, भीख और काहिली का दर्स है। प्रोफेसर साहब अंदर आ गए। मुझे माफ़ रखिए, मैंने आपको बहुत देर तक इंतज़ार में रखा। और अपनी माजरत पर हमें हंसता देखकर बोले, मालूम होता है आप इन्हें जानते हैं। वो मेरी तरफ देखने लगे। जी हाँ, सिर्फ इतना जानता था कि ये मुझे जानती हैं, क्योंकि इनके सामने वाले मकान में रहता हूँ। वो हंस पड़े और यूं मालूम हुआ जैसे एक ही कहकहे में उनकी चाय हजम हो गई होगी। साहब, एक तो ये मेरी शागिर्द, और फिर दोस्त की लड़की, और तीसरे, वो उंगलियों पर गिनते गिनते खामोश हो गए। शंकरी के चेहरे पर एकदम बहुत सी बातें पैदा हो गई। प्रोफेसर साहब बोले, मेरे आने से पहले आप शायद किसी जिद्दोजहद का जिक्र कर रहे थे। सीढ़ियों पर से उतरते वक्त सिर्फ लफ्ज़ जिद्दोजहद मेरे कानों तक पहुंचा। तो जिद्दोजहद कैसी भी हो, उस वक्त तक बेकार, बेसूद और नामुकम्मल है जब तक उस जिद्दोजहद में औरत शामिल नहीं। और जिस औरत ने आज़ादी जैसी सबसे बड़ी जिद्दोजहद में मर्द का साथ दिया हो और आज़ादी हासिल करने के बाद अगर उसे अपना हक न मिले, तो ये मर्द की कितनी बड़ी बेईमानी और जुर्म है। मैंने हुकूमत को चैलेंज किया है और जल्द ही मुल्क के इस सिरे से उस सिरे तक आग लगा देना चाहता हूँ कि कोई बेवा औरत इसलिए दूसरी शादी से महरूम ना रखी जाए कि उसे रस्म व रिवाज रोकते हैं। ये रस्म व रिवाज हमारी ग़ुलामी की यादगारें हैं। ये यादगारें हमारी तरक्की को रोकती हैं और हिंदुस्तान से बाहर की दुनिया के सामने गलत तौर पर नुमाइंदगी करती हैं। मैं हर साल 1000 तलबा को तालीम देता हूँ। वो मेरे सिपाही हैं और मेरी जिद्दोजहद को बखूबी सर अंजाम देंगे। मेरा एक एक सिपाही रोशनी बनकर तारीकियों में घूम घूम जाएगा। ये लड़की मुझे इसलिए अजीज़ है कि बाल विधवा है और इसका बाप मेरा दोस्त होने के बावजूद पुराने रस्म व रिवाज का पाबंद है। मैंने इसे पढ़ाया है और इस काबिल कर दिया है कि मुल्क के अंदर आज़ादी से चल फिर सके। जल्द ही शंकरी अपने साथ लड़कियों के एक बहुत बड़े ग्रुप को लेकर पूर्वी पंजाब और दिल्ली जा रही है। वहाँ जाकर ये लड़कियाँ उन बेवा औरतों और अनाथ लड़कियों के दुख दर्द बांटेंगी जो पश्चिमी पंजाब से आई हैं। वो कुछ देर चुप रहे तो मैंने यूं समझा जैसे थक कर दम ले रहे हों। शंकरी खांसने लगी। वो बोले, कहिए साहब, मैं बातों बातों में बहुत दूर चला गया। आपकी कैसी गुजर रही है? वो हंसने लगे। मैं खुद बहुत तेजी से गुजर रहा हूँ। वो कैसे?
देखिए, कहाँ पाकिस्तान और फिर पूर्वी पंजाब और दिल्ली और सारा यूपी गुजरकर यूपी के इस सिरे पर आ पहुंचा हूं। और फिर जब से आया हूं, अपने आप को एक दिन भी शरणार्थी महसूस नहीं किया। वो फिर हंसे। उनकी हंसी बारूद की तरह फटकर बिखर जाती थी। आप पहले कब शरणार्थी थे? कभी नहीं था, लेकिन जब हमें हुकूमत और प्रेस और अमन में पड़े हुए लोगों ने मिलकर और हम आहंग होकर चारों तरफ से शरणार्थी शरणार्थी कहना शुरू किया, तो ये हकीकत है कि हम घबरा गए। यूं मालूम होता था जैसे सब ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रखी हो। अब के हंसने में हम तीनों ने हिस्सा लिया, लेकिन बड़ा हिस्सा फिर भी प्रोफेसर साहब ने लिया। जब कहकहों की गूंज धीमी पड़ी तो मैं और शंकरी उठकर चले आए। बाजार खत्म करके अपनी गली की तरफ मुड़े तो शंकरी ने कहा, सुनिए, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आप ज़रा यहाँ पर ठहर जाइए, मैं आपसे आगे चली जाती हूँ। वो सामने मेरे पिताजी आ रहे हैं, वो मुझे आपके साथ देखेंगे तो सचमुच काट खाएंगे। क्यों? आपका क्या कसूर है? सिर्फ यही कि बेकसूर हूँ, आप माफ़ कीजिएगा। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई निकल गई और पीछे से अचानक मेरे कंधे पर किसी ने मजबूत हाथ रखकर मुझे चौंका दिया। क्यों मेरे यार, इसी काम का बहाना करके हमें छोड़कर आ गए थे? ये भैरव प्रसाद थे। मुंह से पान की पीक पुच्छ से एक तरफ दीवार पर फेंक दी और बोला, भाई हमें भी दिलाओ ना। वो अभी नशे में चूर था। मेरा जी चाहा उसे गर्दन से पकड़कर जमीन पर दे मारूं और दांतों से उसकी बोटी बोटी नोच लूं। जहन में अनगिनत गालियां तैरने लगी। वो खड़ा हंस रहा था और पान चबा रहा था, और मैं खड़ा होठ काट रहा था और जल रहा था। एक आग वो थी जिसमें वो जल रहा था, और एक आग ऐसी थी जिसमें शंकरी जल रही थी, और एक आग ये थी जिसमें मैं घिरा हुआ था। खामोशी और जबान दोनों काटती थीं, दोनों जहर थीं, बर्छियां थीं। बाजार में चलते चलते एक औरत के आंचल से अमरूद गिर गए। जमीन पर लुढ़कते हुए अमरूद को उठाते वक्त धोती में से उसके पिस्तान बाहर निकल पड़े। वो धोती दुरुस्त करती हुई आगे बढ़ गई। किसी ने देखा तक नहीं, किसी ने परवाह तक न की। सबके सामने एक औरत नंगी हो गई थी, अचानक नंगी हो गई थी। औरत जिसकी उरियानी के वो ख्वाब देखते थे, उमंग रखते थे, इरादा करते थे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। ये भैरव, काला सियाह भैरव, शराबी और बदमाश भैरव, इसने भी उसकी तरफ न देखा और मेरा कांधा हिलाकर बोला, मेरे यार खामोश क्यों हो गए, बताओ ना। जो औरत नंगी ना थी उसे वो नंगा करना चाहता था, और जो औरत नंगी थी और नंगी ही रहना चाहती थी उसे कोई देखता ना था, पान की पीक भी ना फेंकता था। पुचुक।